नमस्कार, I'm अशोक व्यास और हम बात आज करने वाले एक ऐसे विषय पर जिसका संबंध आपसे भी है, मुझसे भी है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी है और किस तरह से हम स्वतंत्रता को अपने जीवन में, अपने समाज में देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। बच्चे माँ-बाप से बात करते वक़्त कितने ज़्यादा फ्री हो जाने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अनरेगुलेटेड फ्रीडम की क्या कॉस्ट है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर गोविंद पारिक जी और डॉक्टर नितिन सारस्वत। तो 2 डॉक्टर्स के बीच में मैं आ गया हूँ तो बिल्कुल सब मेरा कल्याण होने ही वाला है। तो गोविंद जी, आपने जब बचपन की तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐसे याद आएगा हम न केवल सुनते पढ़ते थे कि बड़ों का आदर करना चाहिए। अब धीरे-धीरे कहा कि यार बच्चों की भी सुननी चाहिए। फ्रीडम होनी चाहिए उनके पास, जो उनके मन में आएगी वो कह सकें। तो वो कुछ हद तक ठीक होता है लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है अनरेगुलेटेड फ्रीडम यानी और मुझे और जोड़ने दें हमारे शास्त्रों में जो यम नियम की बात आती है नितिन जी तो वो नियम और यम पालन करने में स्वनियंत्रण को लेकर ही भारतीय संस्कृति जो है वो विकास की बात करती है। ये एक हम बड़े एक ओवरलैप सी स्थिति में आ गए हैं। गोविंद जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अशोक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब एक तरह से स्वतंत्रता स्वच्छंदता का रूप ले चुकी है। वो स्वच्छंदता घर से लेकर के समाज के प्रत्येक हिस्से में पहुंच गई है और विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, संचार माध्यमों का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या फिल्म्स हो, ये स्वच्छंदता की जो स्थिति पहुंच चुकी है कि स्वच्छंदता प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ये सारी स्वतंत्रताएं हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दी है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारे अधिकार हम सबको मिले हैं। लेकिन इन सब अधिकारों के साथ में जैसे यम नियम हमारे शास्त्रोक्त जो एक तरह से हमारे मूल स्वतंत्रता के साथ साथ एक तरह से वो एक हमें उसमें बांधते थे कि हम किसी न किसी तरीके से हम अपना कोड ऑफ कंडक्ट था, वो एक आचरण संहिता थी। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट, वो आचरण संहिता हमारे घर में भी थी, चाहे अपने बड़े भाई बहन से व्यवहार हो, माता पिता से व्यवहार हो, दादा दादी से व्यवहार हो या अपने घर के बुजुर्गों से या पड़ोसियों से व्यवहार हो, उन सब जगह उस कोड ऑफ कंडक्ट जो आचरण संहिता थी उसका हम कहीं न कहीं से पालन करते थे। लेकिन आज के परिवेश में तो जब एक बच्चा, एक युवक जब पूरे समाज की तरफ दृष्टिपात करता है तो वो देखता है कि सब जगह स्वच्छंदता का दौर शुरू हो चुका है। स्वतंत्रता को हमने और ज़्यादा आगे ले जा चुके हैं। आप देखेंगे कि टीवी सीरियल्स में जिस तरह से गाली-गलौच होता है, जिस तरह से टेलीविज़न की राजनीतिक बहसों में जिस तरह के दोनों दलों के, चारों दलों के प्रवक्ता जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और साथ में एंकर्स की भी भाषा किस तरह की होती है, उन सब भाषा का स्तर देखते हुए हम पूरा ओवरऑल सोसाइटी के हर क्षेत्र में उसका प्रभाव हो रहा है। स्कूल और कॉलेज, पहले टीचर्स के प्रति एक अगाध श्रद्धा का भाव होता था और टीचर्स उस अगाध श्रद्धा के लिए अपने आप को उसके लिए पूरी तरह से निष्ठावान होकर के कोशिश करते थे कि वो श्रद्धा के पात्र बने रहें। लेकिन अब उनकी स्वतंत्रता भी स्वच्छंदता में बदल चुकी है और विद्यार्थियों की स्वतंत्रता भी स्वच्छंदता में बदल चुकी है। तो चाहे शिक्षण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इस तरह की स्वच्छंदता बढ़ रही है। गोविंद जी, पहले मैं थोड़ा लाइटर साइड में बात कह रहा हूँ, नितिन जी विषय पर वापस आता हूँ। जो गोविंद जी जैसे वक्ता होते हैं ना, जो प्रारंभ में अपने वक्तव्य के द्वारा जो बात होती है, ऐसा लगता है सब कुछ समेट लिया उन्होंने। तो एक तरफ तो उनके लिए तालियां है, दूसरी तरफ है कि यार आगे क्या बात करें। लेकिन ये चूंकि विषय ऐसा है जो आगे बनता रहता है, उसमें आपने ये सुना होगा कि रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। मतलब आप अपने अंदर वो पात्रता हो, कई लोगों को देखते ही आपके मन में आदर का भाव है, तो वो उस दृष्टि से अगर हम परिवार से प्रारंभ करें तो क्या माता पिता ऐसे हो गए कि यार वो रेस्पेक्ट करने के लिए जो चीज उनके अंदर होनी चाहिए थी वो विकसित नहीं हो पा रही? कैसे देखते हैं आप इस इक्वेशन को? हम एक एक करके चलते हैं, खास करके जब हम अनरेगुलेटेड फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो पहले पारिवारिक रिश्तों में विशेष करके जो पेरेंट्स के साथ वाले हैं, और मुझे ये जोड़ना चाहिए कि मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ, आप दोनों जयपुर में बैठे। कमोबेश जो स्थितियां मैंने अमेरिका के बारे में सुनी थी, अब मैं जब भारत आता हूँ मुझे भारत में भी कोई अंतर लगता नहीं है ये पारस्परिक संबंधों में। नितिन जी। सर, मैं 2 शब्दों से अपनी बात का आरंभ करना चाहूंगा। देखिए, एक होती है मोरालिटी और दूसरा होता है एथिक।
पहले जो समाज था वो मॉरल वैल्यूज पे रन समाज था। आज के समय में समय के बदलाव के साथ साथ हम एक संक्रांत काल में से गुजर रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेटिव एज में वो इयर्स ओल्ड मोरालिटी को जो जनरेशन है वो नाकार रही है। और मुझे लगता है ये ट्रांजिशन हर बार आया होगा, इस बार बहुत ज्यादा तेज आ रहा है। जैसे जो जनरेशन गैप्स थे वो पहले 20 साल में आया करते थे, अब वो 2 साल में आने लगे हैं। इतना ज्यादा फास्ट हो गया है। लिंगो चेंज हो रही है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन स्टाइल चेंज हो रहा है। अगर ये सारी की सारी जो विधा हम सीख रहे हैं, ये हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं। एक जो पहले पर्सनालिटी स्टाइल हुआ करते थे, उन्हें हम साइकोलॉजी में सबमिसिव पर्सनालिटी स्टाइल कहते थे। हम लोगों का अपब्रिंगिंग इस तरह से की जाती थी कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसे पलट कर जवाब मत दो, चीजों को समझो, सहन करना सीखो, स्वीकार करना सीखो। ये भाषा थी, ये मोरालिटी थी जो सामाजिकता के साथ घोल के पिला दी जाती थी। क्या इसके केवल लाभ थे? नहीं, इसके भी नुकसान थे। पर ऑन अ ब्रॉडर स्केल अगर हम देखेंगे तो उस स्पीड ऑफ लाइफ के साथ इसके लाभ 90% थे, इसके नुकसान 10% थे। नहीं नहीं, अब टाइम चेंज हुआ। मैं आपको इंटरव्यू करने की अनुमति ले रहा हूँ। गोविंद जी के बाद वापस आता हूँ फिर। इन्होंने जो बात कही है वहां से हम वहां पे पहुंचते हैं कि भाई एक विशेष अवस्था होनी चाहिए मात्रा की, कि कि जो लाभ और हानि की बात वो कर रहे थे। तो ये जो अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड फ्रीडम की बात अगर हम परिवार के परिवेश में ही बात कर रहे हो, तो तय कौन करेगा, कैसे तय होगा? और विशेष करके ये और भी अधिक मुश्किल हो जाता है सोशल मीडिया और इतना ज्यादा एक सूचना क्रांति के अलावा वैचारिक ढंग से क्या क्या चीजें बच्चों के सामने आ रही हैं। आप उसको रेगुलेट कर ही नहीं सकते हो कि बच्चा अगर 10 साल का 12 साल का है, वो उसने फोन पर एक वीडियो क्लिक किया है, वो उस तरह के वीडियो आते रहेंगे। और उसका उसके मन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक ये बहुत बड़ी चुनौती है, अगर आप करना चाहें तो भी रेगुलेट कर पाए, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। और दूसरा जो उन्होंने बात कही थी कि रेगुलेट करने के नुकसान भी थे कई बार, वो पूरा उसकी कल्पनाशीलता विकसित नहीं हो रही है, उसके अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा एक इसमें संतुलन कैसे प्राप्त किया जाए, ये एक चुनौती है। गोविंद जी, आप क्या सोचते हैं इसमें क्या किया जा सकता है? वाकई चुनौती बड़ी है, चुनौती आसान नहीं है। लेकिन ये ठीक है कि एक तरफ अपन रेगुलेटेड फ्रीडम की बात कर सकते हैं कि फ्रीडम हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से रेगुलेट तो हो, उसको किसी न किसी तरह से मोरल वैल्यूज और एथिक्स के साथ में फ्रीडम हो। लेकिन हम मोरल वैल्यूज और एथिक्स लाए कैसे हमारी नई जनरेशन में? आज जो चीज आपने इनिशियली पूछी थी नितिन जी से कि पेरेंट्स श्रद्धा का भाव उनके प्रति जागृत हो, लेकिन आज पता लग रहा है कि पेरेंट्स खुद शाम को डेली डिनर पार्टी में जाकर के आ रहे हैं, क्लब में जाकर के देर रात को घर पहुंच रहे हैं। माताजी की स्थिति कुछ है, पिताजी की स्थिति कुछ है। उनके खुद के मॉरल वैल्यूज और एथिक्स क्या है? बच्चे वही तो सीखते हैं फिर थोड़ा बहुत। वो उनसे भी सीखते हैं, सोसाइटी से भी सीखते हैं, उनके आसपास के परिवेश के साथ में सीखते हैं। और फिर जो भी आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है, तो आईटी के फील्ड में जो जिस तरह के नए चेंजेज हो रहे हैं उनसे भी सीखते हैं। और मीडिया, क्योंकि ये पूरी तरह से मीडिया का दौर चल रहा है, तो मीडिया चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कुछ वहाँ देख सुन और पढ़ रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो ये ओवरऑल, लेकिन अब अच्छा इसको मैं यही नहीं सोच छोड़ता, मैं इसको देखता हूँ कि अगर हम सामाजिक स्तर पर, समाज का आज परिवारों का विघटन हो चुका है। आज न्यूक्लियर फैमिली है। पहले जब जॉइंट फैमिली थी तो वो अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, इनसे भी बच्चे सीखते थे। वो भी कहीं कहीं मॉरल वैल्यूज और एथिक्स जो उनमें होती थी वो कहीं कहीं से वो ग्रहण करते थे। न्यूक्लियर फैमिली में संभव नहीं है। परिवार का विघटन हुआ, समाज। अब समाज का कॉन्सेप्ट वो नहीं रह गया जैसा पहले हुआ करता था। एक सोसाइटी के तौर पर एक बॉन्डिंग होती थी, लेकिन अब एक व्यक्ति, अपने व्यक्ति, मैं और मेरा परिवार, बस वहीं सीमित हो गया। और उसके बाद अगर आप और बॉर्डर एस्पेक्ट पर जाएंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम उसने और ज्यादा बिगाड़ किया है। वो इतने ज्यादा चीजें चुनौती के तौर पर लेते जा रहे हैं। मेरी मेरी मेरा मेरा काम है बीच पे आते रहना, क्योंकि मुझे लगता है आपकी बात से मैं एक और संदर्भ को छू लेना चाहता हूँ जो परिवार के परिधि के साथ संबंध रखता है। और नितिन जी, हम ये सुनते रहे जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं
क्या आहार का मतलब सिर्फ भोजन करना ही नहीं, आपने क्या सुना है इत्यादि सारी इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं वो सब है, पर सिर्फ अन्न जो खाने वाला है उसकी बात करें तो अब ऐसा पहले के मुकाबले में कई गुना अधिक हो गया है कि कई परिवारों में बच्चों को घर का बनाया हुआ खाना अच्छा ही नहीं लगता है। पहले मैं सोचता था ये सिर्फ अमेरिका में है, अब मैं भारत में आता हूँ देखता हूँ भारत में भी ऐसा ही है। तो और हम जो हमेशा सुनते रहे हमारे शास्त्रों के द्वारा कि भाई वो घर में जो खाना बनाने वाले उसके मन का कैसा भाव है वो असर पड़ेगा। अब तो संस्कार उस प्रकार के जो हम अनरेगुलेटेड फ्रीडम के क्रम में बात कर रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है जो हमारी फूड हैबिट्स है उसका भी कुछ रोल है क्या? या अगर है तो इसको भी रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। भाई किस तरह की टेस्ट बड्स डेवलप हो गई अगले की, वो घर का खाना ही नहीं खा रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, है नितिन जी? आप इसे संस्कार से हटा दीजिए, आप इससे मोरालिटी से हटा दीजिए। वो जो फिलॉसफी है, स्पिरिचुअल फिलॉसफी, जो ये कहती है कि अन्न का आपके विचारों पे प्रभाव पड़ता है, उससे भी हटा दीजिए। बहुत सिंपल सी फैक्ट है कि the amount of salt, the amount of sugar, and the amount of fine flour you eat just because you are eating outside food is going to destroy your body. So it is the need of the hour कि हम हर हालत में अपने घर के किचन को तो 100 साल पहले लेके जाना पड़ेगा। आज आप डाइटिशियन को पैसे देते हैं तो भी वो ये बताता है, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स भी ये बताते हैं कि आपकी किचन 100 years ओल्ड जो किचन थी वो हो जानी चाहिए। बट आई विल लाइक टू टेक यू बैक टू जो मैं आपसे बात कर रहा था। जब मोरालिटीज ध्वस्त होने लगती हैं, मोरालिटीज क्या थे? मोरालिटीज वर एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी ने जो तरीका बना दिया, आप उस पर जिंदगी जिए। सेट सब कुछ। इस उम्र में शादी, इस उम्र में बच्चे, बच्चों को पालने का तरीका ये, वगैरह वगैरह वगैरह। मोरालिटीज जब ध्वस्त हो जाए तो उस सोसाइटी को सबसे पहले अपने एथिक्स को जिंदा करने की जरूरत होती है। अब एथिक और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है? मोरालिटी को आप अपोज कर सकते हो कि पुराने जमाने की सोच है। एथिक जो है वो वेल थॉट लॉजिकल सिस्टम से यूनिवर्सली क्रिएट होता है। अनफॉर्चुनेटली जो से हमें करने की जरूरत है वो ये कि अगर मोरालिटी छूट रही है तो कम से कम हम एथिक को पार्ट ऑफ एजुकेशन बनाएं, थोड़ा पार्ट ऑफ लिविंग सिस्टम बनाएं। आप थोड़ा एग्जांपल दें, क्या एथिक आप मानते हो, क्या मोरालिटी है? मैं ही खुद कंफ्यूज हूं इस बारे में। मुझे लगता है दोनों समान स्पेस पे ले जाते हैं। देखिए, मोरालिटी वो है जो मेरे पिताजी ने बताई थी, मुझे दिमाग नहीं लगा सकता, उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। एथिक को मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। जैसे यदि आपने कहा बाहर का भोजन मत खाओ, तो मैं मेरा बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछे क्यों नहीं खाऊं, और मैं तर्क द्वारा उसे सिद्ध करके बताऊं। आपने कहा घर में गाली मत दो, तो बच्चे को ये पूछने का अधिकार दीजिए क्यों नहीं दो। और तर्क से अगर मैं आपको सहमत कर पाऊं तो जो तार्किक रूप से सहमत योग्य है कम से कम उसे मानना शुरू कर दीजिए। अब मैं वापस गोविंद जी के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि बात अब वहां पे आ जाती है जहाँ आपने कहा कि गाली वाली जो संदर्भ है। बल्कि मैं खुद बहुत पीड़ित हुआ ये देख के कि कुछ फिल्मों में इतने धड़ल्ले से गालियां बोली जा रही हैं जितनी कि मैंने पूरे जीवन में नहीं सुनी होंगी, मैंने कभी बोला नहीं होगा। पर अलग अलग मनुष्य अपने अलग परिवेश में बड़े होते हैं, मेरा ऐसा ही रहा गोविंद जी। और अब ये अनरेगुलेटेड फ्रीडम की बात है तो ये कहेंगे ये तो फ्रीडम है और वो कहेंगे भाई इस तरह का किरदार ऐसा बोलता है। अरे भाई आप उससे जो बुलाओगे वो बोलेगा ना यार। मतलब अब बालक बालिकाएं कॉलेज के हैं, अगर सच्ची में भी वो गालियां बोलते होंगे तो आप अपने डायलॉग ऐसे क्यों लिखो कि वो मतलब मुझे लगा कि मैं थोड़ा उसमें हास्य भी रखा कि भाई गंगा जल रखना पड़ेगा, ये ऐसी सी फिल्में अगर देखी। मैं सिर्फ समझने के लिए देख रहा था और सचमुच में एक अभी मैं फिर उस फिल्म का नाम नहीं ले रहा हूँ कि उससे उसका प्रचार होता है। पर नॉट ओनली फिल्म है, जो यूट्यूबर्स हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इवन स्टैंड अप कॉमेडी करने वाली जो युवतियां हैं, वो वो जितने वो फ्रीडम जो अनरेगुलेटेड फ्रीडम है एक्सप्रेशन की, अब इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। उसको कौन रेगुलेट करेगा? वो रेगुलेशन तो अंदर से आना चाहिए। और जो हम पहले परिवार की बात करें, जब वहां से ही नहीं आएगी, ये समझ विकसित हुई नहीं है, तो ये भी एक चुनौती है। और मुझे पता नहीं इसका समाधान क्या। आप क्या सोचते हैं इस बारे में गोविंद जी? सर दोनों बातें हैं सर। एक आपने बताया कि परिवार का रेगुलेशन, और परिवार ही नहीं बल्कि जो
जहाँ जो कुछ हम देख सुन रहे हैं उसका भी रेगुलेशन जरूरी है। आप और हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ जुड़े हुए रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे वहाँ पर एक आचार संहिता होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और उस कोड ऑफ कंडक्ट का जब प्रसारण कर्मी को या प्रसारणकर्ता को उसका पालन करना अनिवार्य होता है। हमारे यहाँ इनिशियली जब ये सरकारी क्षेत्र में रहे थे ये सारा मीडिया, उस स्थिति में इन आचार संहिता का, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन किया जाता था। रेगुलेटरी अथॉरिटीज थी, अगर उसका कोई उल्लंघन होता है तो एक्शन भी होता था। लेकिन आज फिर केबल रेगुलेटिंग एक्ट बना। केबल रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें जो जिस तथाकथित मोरल वैल्यूज या एथिक्स या वो कोई कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसी कोई चीज़ नहीं बची। और आज ये पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है। मीडिया पूरी तरह से ऑलमोस्ट अनरेगुलेटेड है। और उस चाहे वो, ये तो मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की बात बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर तो कोई रेगुलेशन ऑलमोस्ट नील है। तो इन स्थिति पूरी तरह से स्वच्छंद है। लेकिन मेरा मानना यह है कि उनको रेगुलेट तो अथॉरिटीज करेंगी, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो या सिविल सोसाइटी हो, जो भी कुछ करना है उनको उसको रेगुलेट करना है। लेकिन हमारे घर को वो तो रेगुलेट करने के लिए हमें खुद आगे आना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि घर में माता पिता के बीच, मदर फादर के बीच जो संवाद चलता है, तब भी गाली गलौज खुल के चलती है। बच्चों के सामने बैठे हुए मौजूदगी में खुल करके एक दूसरे को या तीसरे चौथे को गालियां दी जा रही हो, तो बच्चे क्या सीखेंगे? वो गालियां उनके मुंह पर भी आ जाएगी। आप और हमने क्योंकि गालियां हमारे पेरेंट्स से नहीं सुनी थी, तो हमारे मुंह पर भी इतनी आसानी के साथ में नहीं आती। हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसा था कि उस पर नहीं आती थी। लेकिन आप घर में गाली सुन रहे हैं, स्कूल कॉलेज में गाली सुन रहे हैं, टेलीविजन खोल रहे हैं तो गाली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जब आप सोशल मीडिया पर कहीं हैं तो वहाँ भी जम के गाली गलौच हो रहा है। तो वो फिर ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग पर जब इतने सारे इम्पैक्ट एक साथ आएंगे, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो व्यक्ति भी उस तरह के कार्यों के लिए तत्पर हो जाता है। तो मेरा योगी मानना है कि रेगुलेशन हर स्तर पर हो। नितिन जी, मैं फिर से पारंपरिक एक रेफरेंस लाते हुए, जब हम कहते हैं शब्द ब्रह्म है, यानी कैसा शब्द बोला जा रहा है उसके स्पंदन होते हैं, पर ये अलग तरह की सेंसिटिविटी की मांग करता है। ये इस बात को अप्रिशिएट करने के लिए वो फ्रीडम के नाम पर हम ये सोचेंगे कि नहीं, ये जो बात सोचने वाले या कहने वाले लोग हैं वो तो पुराणपंथी हैं, वो तो समझते नहीं है, हम समझते हैं। तो अब बात ये है, समझने समझाने के क्रम में जब हम मीडिया को लेकर, जैसे आप पहले कह रहे थे एथिक्स और मॉरलिटी क्रम में, कि वो कन्विंसिंग होना चाहिए कि ये मेरे लिए अच्छा है, वो क्वेश्चन करना चाहिए। तो इसको क्वेश्चन कौन करेगा कि ये जो सार्वजनिक मीडिया है वहां पर जैसे एक शिष्ट सभ्यता के साथ में जुड़ा हुआ संवाद करना चाहिए, चाहे आप आपस में बात कर रहे हो या फिर आपने कुछ फिल्म बनाई है या टीवी सीरियल जो कुछ भी बनाए हैं उसमें। मैं इसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में नितिन जी आपके साथ सोचने के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि पहले इसके बारे में कोई जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करके बताएं कि भाई ये हमने शोध किया, जो कि गोविंद जी को पहले से पता है इसका क्या कंक्लूजन हो। वो कि 100 जने हैं वो ऐसे सीरियल देखो जिसमें खूब गालियां हैं, और 100 जने ऐसे सीरियल देखो जिसमें जैसे वो समझो रामायण या इस प्रकार के, या गाली नहीं है ऐसे, और फिर हो चुके देखो ऐसे शोध हो चुके। हाँ हाँ हुए होंगे शोध। तो रेगुलेट हो, मतलब ये समझ कैसे एक मान्य स्तर तक पहुंचे? नितिन जी आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि द इरा ऑफ सेंसरशिप इज ओवर। आप इंटरनेट के युग में और आज की तारीख में किसी भी चीज को सेंसरशिप या रेगुलेशन से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका सबसे जो डरावना एग्जाम्पल है वो है ड्रग्स। आप मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। आप अनइमेजिनेबल, मेरे घर के 100 मीटर दूर हशीश, चरस और गांजा बिकता है, और मुझे और आपको पता भी नहीं है। आप आज की तारीख में सेंसरशिप से किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक तरह का अवेयरनेस कैंपेन ही चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि हमारे जो सभ्यता थी उसमें गालियों के लिए कोई जगह नहीं थी। आप आज भी गांव में जाइए, और गांव में जो बारात आती है उस समय पे जो गीत गाए जाते हैं, जो महिलाएं गाती हैं, उसको उन गाली गीतों को सुनिए। उसमें गाली गाई जाती है, पर वो गाली गाई जाती थी, उसे देने का तरीका और समय निर्धारित होता था। हमको यही सेल्फ रेगुलेशन अपने अंदर लॉजिकली कहीं से जगाने की जरूरत है।
और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी ये सेल्फ रेगुलेशन के तरीके से ही उनको समझाने की जरूरत है। रही बात ये जो मीडिया है, ये तो बाजार है, जो बिकेगा ये बेचेंगे। इसके लिए हमको ही कुछ करना पड़ेगा। या तो देखिए इनके अंदर की एक जो प्रज्ञा है वो जागृत हो जाए, ऐसी आप कल्पना करें, या फिर कोई एक अवेयरनेस कैंपेन चले जहां पर जो देखने वाला है वो इन्हें रिजेक्ट करना शुरू कर दे। ये अपने आप सेल्फ रेगुलेशन पे आना शुरू कर देंगे। पर कहीं ना कहीं मुझे आज भी लगता है कि अगर आप कोई भी लॉ बना लेंगे, इतना डार्क वेब इतना बड़ी चीज हो गई है आज की तारीख में। इंडियन गवर्नमेंट ने पॉर्न को रोकने की कोशिश करी, असफल रहे। स्पेन अभी पॉर्न पासपोर्ट लेकर आया है, असफल है। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर लोगों को कुछ देखने में वो उसके खरीदार मौजूद हैं, तो उसको बेचने के लिए लाभ कमाने वाले लोग पूरी तरीके से। अब आप ये सोचिए, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां 2 रुपए कमाने के लिए आपको मिर्च के नाम पर जहर खिला दिया जा सकता है। तो नितिन जी, आपको सिर्फ फूहड़ भाषा। मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वे फैक्ट बेस्ड भी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो हमें होपफुल होने की जगह को हमारी छीन रहे हैं। इसलिए मैंने कहा मैं आपसे नहीं, माइक छीन होपफुल होने का एक ही तरीका है। होपफुल होने का एक ही तरीका है, हमें अपने परिवार में, स्मॉलेस्ट यूनिट में और मेरे आसपास के लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, लॉजिकल अवेयरनेस फैलानी जो पड़ेगी। अवेयरनेस की बात हो समझाना पड़ेगा कि लैंग्वेज का इम्पैक्ट है। एब्सोल्युटली। तो गोविंद, मैं थोड़ा सा और एक दूसरा डायमेंशन टच कर लेना चाहता हूँ आपके साथ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के साथ साथ और ये एक नई तकनीक आ गई है जिसमें आप फेक, ये तो गोविंद जी गायब हो गए तकनीक के साथ साथ, कोई तकनीकी कारण से वो निकल गए। पर जो बात मैं छेड़ना चाहता था, संभव है वो वापस आए। तो बात टेक्नोलॉजी की थी। गोविंद जी, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है? हाँ कहिए आप। बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। हाँ जी। तो सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के साथ साथ ऐसी स्थितियां आ गई हैं जहां पर फेक वीडियो होने लग जाते हैं और वो कोई आपकी आवाज में कुछ भी कहलवा सकता है, ऐसी स्थिति डीप आ रही फेक्स। है और डीप फेक्स भी आने लगे हैं। तो उसको लेकर तो रेगुलेशन आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होना चाहिए? अगर सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होगा तो उस दिशा में क्या अभी आपका अध्ययन है भारत के संदर्भ में? सर मेरा मानना है कि ये दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि असंभव कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास में। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, ये बात सही है कि पोर्न पर अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी चाइल्ड पोर्न के अगेंस्ट इतने एक्शन हो रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी डर और भय व्याप्त होने लगा है। अगर ऑथोरिटेटिव तरीके से काम करना शुरू करेंगी और जिस तरह से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, आई एम श्योर कि कुछ समय बाद में इन चीजों को टेक्निकली भी कंट्रोल करने की गुंजाइशें और बढ़ेंगी। लेकिन इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज को या जो भी अथॉरिटीज हो सकती है, उनको रेगुलेशन लाने ही पड़ेंगे। इनको पूरी तरह से अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बात, जो हम घर में रेगुलेशन लाने की बात कर रहे हैं, जो घर में उनको सब चीजों को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि हमारी इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी है कि अगर वापस उसकी तरफ से हम लौटते हैं, कहीं न कहीं से वो अभी भी विद्यमान है, किसी न किसी स्वरूप में है। आज भी आप देखेंगे कि कितना भी कोई भी बच्चा किसी भी स्वरूप में हो, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी उसको हम किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ जोड़ने की जोड़ते हैं, या अपने किसी आप ये भी देखेंगे कि बच्चों में, छोटे-छोटे बच्चे चाहे उनको गाली-गलौज करने के लिए तो स्वाभाविक तौर पर वो कर रहे हैं। उनको अनरेगुलेटेड फ्रीडम भी चाहिए और वो फ्रीडम ले भी रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर उनको कहीं पर ह्यूमन वैल्यूज की बात आती है, किसी जरूरतमंद को मदद करने की बात आती है, डॉग्स के प्रति हो, पशुपाल बर्ड्स के प्रति हो, या किसी और जरूरतमंद के प्रति हो, तो आप देखेंगे कि उनमें बहुत ज्यादा प्यार भरा पड़ा है। मेरा मानना है कि एक ह्यूमन नेचर है, उसमें एक पॉजिटिविटी एक इनबिल्ट है। तो उस इनबिल्ट पॉजिटिविटी को कहीं न कहीं से एनकरेज करने की जरूरत है। वो एनकरेज अपने घर में भी हो सकता है, परिवार में हो सकता है, समाज में हो सकता है। उसको सामूहिक रूप से एक सिविल सोसाइटीज किसी न किसी स्वरूप में जोड़ करके उसको रेगुलेट कर सकती है। और मैं खासतौर पर उल्लेख करना चाहूंगा, इस भारतीय संस्कृति में जब हम 16 संस्कारों की बात करते थे, तो जब उसको जन्म से पहले से ही 4 संस्कार निवृत्त हो चुके होते हैं, और उन संस्कारों की जब अनुपालना होगी किसी न किसी स्वरूप में अगर हम करना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। और कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं।
और उनको रिजल्ट मिल भी रहे हैं। और आज जो कुछ हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि बहुत सारी अनरेगुलेटेड फ्रीडम होने के बावजूद भी कहीं न कहीं से चीज़ें अभी भी यथार्थ में ज़िंदा हैं। तो ज़िंदा इसीलिए है कि कुछ लोग कुछ पॉजिटिव थॉट्स को लेकर के आगे चल रहे हैं। शायद उनको और एनकरेज करें तो और ज़्यादा हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की तरफ बढ़ रहे हैं नितिन जी। मैं याद कर रहा हूँ, हाल ही में एक केस हुआ जिसमें बड़ी महंगी गाड़ी से एक युवक ने, जो कि कुछ मद्यपान या कुछ ऐसा सेवन करके गया था, और तो लिटरली उसने हत्या ही कर दी वो, मतलब देखा जाए तो। और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, अनरेगुलेटेड फ्रीडम उसके पास में संसाधन की दृष्टि से भी रही। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि ओवरऑल ये उसके भी हित में नहीं रहा है एक्चुअली। उससे जो नुकसान हुआ उनका तो हुआ, इसका भी जीवन तो ठीक नहीं रहने वाला है। तो हमें अवेयरनेस के बारे में जो आप कह रहे थे, ये अगर हम परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, मीडिया की दृष्टि से, कि हमारे लिए क्या है जो कि अधिक सहायक है, वो मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उसको दूर करना आवश्यक हो जाता है टेक्निकली। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। कोई फाइनल टिप्स आपके इस अवेयरनेस को बढ़ाने में क्या सहायक हो? मुझे जो सबसे जरूरी लगता है वो ये लगता है कि जैसे ही माँ बाप, टीचर्स और मेंटर्स जैसे ही देखें कि मोरालिटी की पकड़ छूट रही है, मोरालिटी की एक्सेप्टेंस या संस्कारों की एक्सेप्टेंस कम होती जा रही है, तो संस्कार लादने की जगह तर्क पर बात करना आरंभ कर दें, एथिक डेवलप करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि एथिक भी मोरलेस आपको संस्कार पे ही लेके जाएगा, पर वहां पर केवल इतनी छूट है कि आप सामने वाले को प्रश्न पूछने की आजादी देते हैं, असहमत होने की आजादी देते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले जो बड़े हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, समझदार हैं, उन्हें नई पीढ़ी को असहमत होने की आजादी देनी पड़ेगी। उसके बाद उसे एक संवाद में लेके आना पड़ेगा, और संवाद में लाकर बहुत सहनशीलता के साथ, संयम के साथ अपनी बात को बार बार रखना पड़ेगा, तार्किक रूप से रखना पड़ेगा। और अगर तार्किक रूप से बार बार अपनी बात कही जाएगी तो रेशम की रस्सी पत्थर पर निशान जरूर बनाएगी। बहुत सारा धन्यवाद रणजीत जी। विषय ऐसा है कि बहुत विस्तार की मांग करता है, मगर उतना समय हमारे पास नहीं है, और मुझे लगता है ये संभव भी नहीं है 40 दिन पर हम एक ऐसे विषय को छू पाए जिसको लेकर बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है, कि हम स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को नष्ट करने का स्थान तो नहीं निर्मित कर रहे हैं अपनी आने वाली संतति के लिए भी, समाज के लिए भी। तो फिर से इस बात को समझने और समझाने की आवश्यकता है, जो गोविंद जी बार बार भारतीय संस्कृति संदर्भ से कह रहे थे। और आप, मुझे पता है कुछ लोग, आपको लगता है जो संस्कृति के नाम से ही उनको लगता है कि यार मैं तो अपना दरवाजा बंद कर दिया, नहीं मुझे नहीं संस्कृति चाहिए, शायद आप इसलिए कह रहे थे। पर मैं आप दोनों के बीच में बैठा इसलिए भारतीय संस्कृति में खुलेपन की और प्रश्न करने की स्वतंत्रता रही है, हमारे सारे उपनिषद इत्यादि उस प्रकार के रहे हैं। तो जो आधुनिकता और जो, जैसे ये मुझे मोदी जी का वो कहा गया कि विकास भी और विरासत भी, तो विरासत को लेते हुए आगे संतुलित रूप से बढ़ने की आवश्यकता है। और इस दिशा में आप दोनों के साथ ये बातचीत भी 1 इंच कहीं ना कहीं हम बढ़ने में सहायक होती है। तो आप दोनों का बहुत आभार है। हमारे दर्शकों के लिए खूब सारी मंगल कामनाओं के साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।